स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं कैटालिसिस के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे आज कैटालिसिस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट, कैटालिसिस के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आप पहली बार देखोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा कैटालिसिस। इसमें हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंजाइम कैटालिसिस, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप नेट की बात कर लें, गेट की बात कर लें, जैम में भी यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। डायरेक्टली आपको 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। बाकी जितने भी एग्जाम्स आप देखोगे, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होगा तो वहाँ पर भी आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ पर बात करते हैं कैटालिसिस। यहाँ पर हम शुरू करते हैं भाई किससे? कैटालिसिस से शुरुआत करते हैं। कैटालिसिस, ठीक है। अब कैटालिसिस में है ना, मैं थोड़ा सा ज़्यादा हिस्ट्री में तो नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर कैटा का मतलब होता है होली और लिसिस का मतलब होता है लूजन, मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल किसी से जुड़ाव ना होना, होली लूजन बोला जाता है। ये काफ़ी पुरानी मेरे ख्याल से ग्रीक टर्मिनोलॉजी है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है कैटालिसिस, ठीक है। तो मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। कैटालिसिस जो है वो 3 तरीके की होती है बेसिकली। तो आप लोगों ने तो पहले 2 ही तरीके की पढ़ी हुई होगी। पहला अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला यहाँ पर बात करता हूँ होमोजीनियस कैटालिसिस, दूसरा आपने सुना होगा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, और तीसरा मैं जिसकी बात करने वाला हूं वो वाली कैटालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहली कैटालिसिस की बात करूं तो सबसे पहली कौन सी होगी? होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस सबसे पहली तो यही है, ठीक है, होमोजीनियस कैटालिसिस। दूसरी कौन सी है? हेट्रोजीनियस, HETERO, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। अब होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का ही जो फेज हो, ऐसी कैटालिसिस जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का ही फेज क्या हो? सेम हो। यहां पर क्या होगा? फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट। मैंने शायद प्रोडक्ट बोल दिया था। रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट मस्ट बी सेम, जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का ही फेज क्या हो? सेम हो। ऐसी कैटालिसिस को होमोजीनियस कैटालिसिस कहा जाता है। यहां पर क्या है? रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट। इसमें रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट दोनों ही कैटालिस्ट आर इन डिफरेंट फेजेस, जो किसमें हो? अलग अलग फेजेस में हो। मतलब रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो आपका कैटलिस्ट क्या हो? गैस हो या फिर लिक्विड हो। यहां पर क्या है? रिएक्टेंट अगर लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। गैसियस फॉर्म में रिएक्टेंट है तो कैटलिस्ट भी गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। इसी तरीके से अगर रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो आपका जो कैटलिस्ट है वो भी किस में होना चाहिए? सॉलिड स्टेट के अंदर ही होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ये डिफरेंस होता है किसमें? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस आप बखूबी देखोगे, लैडलर के अंदर दिया हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आप बेसिकली इसको पढ़ोगे। होमोजीनियस कैटालिसिस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आगे वाले लेक्चर के अंदर। आज मैं आपको होमोजीनियस कैटालिसिस के बारे में बताने नहीं आया हूँ, बट इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। जो भी आप एसिड की प्रेजेंस में या फिर बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हो, या फिर मैं बात करूं जैसे एस्टर का हाइड्रोलिसिस आप एसिड की प्रेजेंस में करते हो, वो कैसा होता है? वो आपकी होमोजीनियस कैटालिसिस का ही एग्जांपल होता है। यहां पर क्या है भाई? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। वो भी लिक्विड है और ये आपके कैटलिस्ट भी क्या है? लिक्विड है। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है। अगर मैं आपसे पूछता कि एक बार वीडियो रोक के और बताइए कि एग्जांपल क्या बनेगा, आप शायद इसका एग्जांपल बता भी नहीं पाते, ठीक है। आपके माइंड में कहीं कहीं तक भी नहीं आता कि होमोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल क्या होता है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बार चीज़ें हमारे सामने होती है बट हम उसको समझ नहीं पाते हैं वो क्या है। यहाँ देखिए हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जैसे यहाँ पर क्या करते हैं? हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन ऑफ
एल्कीन ऑन सरफेस ऑफ मेटल। तो ये वाला जो केस है ये आप मैक्सिमम टाइम कहां पढ़ोगे जी? ये आप पढ़ोगे भाई सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। ये मैं आपको काइनेटिक्स में नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप सरफेस के अंदर पढ़ोगे। और जो हमारा आज का टॉपिक आता है अब का, उसे कहते हैं एंजाइम कैटालिसिस। उसे क्या कहा जाता है? एंजाइम कैटालिसिस भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एंजाइम कैटालिसिस कहा जाता है। अब एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। दीज आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ये क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। ये इतने ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, इतने ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और इतने ज़्यादा मतलब एक्यूरेट होते हैं और इतने ज़्यादा मतलब कि इफ़ेक्टिव होते हैं। जो कोई प्रोसेस नॉर्मल कंडीशंस में क्या पता सालों में हो, 100-200 साल में हो रही हो, वही प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर कुछ घंटों में कर देते हैं। क्या? कौन? कैटालिस्ट, या फिर कहिए कौन? जो आपकी बॉडी में एंजाइम होती हैं वो। जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं बहुत सारी, तो वो क्या करती हैं? बॉडी में हैवी प्रोटीन चेन्स, बड़ी बड़ी प्रोटीन चेन्स को ब्रेक कर देती हैं बहुत कम समय के अंदर। अगर आप उसको बाहर क्या कहते हैं एंजाइम के बिना अगर उसको ब्रेक करोगे आप, तो क्या हो जाएगा? उसको सालों साल लग जाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी में वही प्रोसेस घंटों में और मिनटों में पूरी हो जाती है। तो यह आपका किसका काम होता है? एंजाइम कैटालिसिस का काम होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कैटलिस्ट के बारे में जान लेते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? देखो भाई, जनरली आपने पढ़ा होगा कि एक ऐसी स्पीसीज जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देती है उसे कैटलिस्ट कहा जाता है, लेकिन ये अधूरी डेफिनेशन है। कैटलिस्ट वो स्पीसीज होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है, डिपेंडिंग कि किस तरह की कैटालिसिस है। ठीक है, ऐसी स्पीसीज जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, घटा दे और एक्चुअल ओवरऑल रिएक्शन में क्या रहे? अनअफेक्टेड रहे। जैसी पहले थी वैसे ही बाद में भी रहे, ऐसी स्पीसीज को क्या कहा जाता है? कैटलिस्ट कहा जाता है। तो क्या सर ये पूरी डेफिनेशन है? जी नहीं, ये भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। ये भी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं है। ये भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? देखो जी, कंप्लीट डेफिनेशन होती है, एक कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के दौरान, एक कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर देता है विदाउट मॉडिफाइंग द ओवरऑल गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल गिव्स फ्री एनर्जी चेंज को जो अफेक्ट नहीं कर रहा होगा, ऐसी स्पीसीज को क्या कहा जाता है? कैटलिस्ट कहा जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, साइंटिफिक डेफिनेशन आपको बताता हूं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर देता है, बट क्या किए बिना? ओवरऑल गिव्स फ्री एनर्जी चेंज को अफेक्ट किए बिना। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं, ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस, ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच अफेक्ट कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो अफेक्ट करता है, विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अफेक्ट मैंने क्यों लिखा? मतलब इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। विच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट मॉडिफाइंग द, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है भाई, विदाउट मॉडिफाइंग द ओवरऑल, विदाउट मॉडिफाइंग द ओवरऑल गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, gives free energy change of the reaction without modifying the overall gives free energy change of the reaction, without modifying the overall gives free energy change of the reaction। यही मेन डेफिनेशन है और यही आपको पता भी होनी चाहिए। दिस इज द मेन डेफिनेशन यू मस्ट हैव टू नो। This is the main definition you must have to know। ठीक है भाई, एक कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन की ओवरऑल गिव्स फ्री एनर्जी चेंज को मॉडिफाई नहीं करेगा, ओवरऑल डेल्टा जी को अफेक्ट नहीं करेगा, बट रेट को क्या कर देगा? अफेक्ट कर देगा। ऐसी स्पीसीज को क्या कहा जाता है? कैटलिस्ट कहा जाता है।
तो एक और बात अगर मैं आपसे पूछूं, एक बार बाद में अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक बार रोकना और मेरी बात के ऊपर थोड़ा सा विचार करना। क्या कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के दौरान हमेशा ही एज इट इज मिल जाएगा? आप हमेशा पढ़ते हो ना कि इट सेल्फ विदाउट चेंजिंग इट सेल्फ, ये एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है? एक कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के दौरान डिसोशिएट हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसका डिसोशिएट होना, उसका एसोसिएट होना, उसका कॉम्प्लेक्स बनाना, जो मेन रिएक्शन है उसके क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के दौरान ब्रेक हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है, पॉलीमराइजेशन में जा सकता है, लेकिन उसका ब्रेक होना, उसका पॉलीमराइजेशन में जाना, उसका कॉम्प्लेक्स बनाना, उसका एसोसिएट करना किसी चीज़ के साथ, किसी दूसरी सब्सटेंस के साथ, क्या होना चाहिए? मेन रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, जिसमें वो एज ए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अगर ऐसा कोई स्पीसीज प्रेजेंट होती है तो ऐसी स्पीसीज को भी कैटलिस्ट ही कहा जाता है। आई होप आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ी सी फीचर्स के बारे में बात करता हूं। देखिए, पहला फीचर जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, जो कैटलिस्ट होता है ना, वो काइनेटिक इक्वेशन में तो पार्टिसिपेट करता है, मतलब रेट लॉ के अंदर तो आपको दिखाई दे सकता है, बट कभी भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन में आपको दिखाई नहीं देता। मतलब यहां पर कहना चाहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता है, मतलब किसी भी रिएक्शन के रेट को तो प्रभावित करता है। अगर कोई रिएक्शन सिंगल डायरेक्शन में जा रही है, रेट को अफेक्ट कर देगा, फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, तो फॉरवर्ड के रेट को भी प्रभावित कर देगा, बैकवर्ड के रेट को भी प्रभावित कर देगा, लेकिन ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसमें कोई चेंज कैटलिस्ट नहीं कर सकता है, उसमें कोई चेंज कैटलिस्ट नहीं कर सकता है। बस यहां पर क्या समझने की जरूरत है? देखो, जैसा कि हमने कहा डेल्टा जी को चेंज नहीं करेगा। डेल्टा जी क्या होता है? माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक है, जिस वजह से क्या कहूंगा, के इक्विलिब्रियम भी क्या रहेगा? अनअफेक्टेड रहेगा। और यहां पर क्या कहता है? बस कैटलिस्ट के होने से, कैटलिस्ट के डालने से इक्विलिब्रियम अटेन करने का जो समय है ना, वो कम ज्यादा हो जाता है। मान लो पहले कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ रही थी 2 घंटे बाद, हो सकता है आप कैटलिस्ट डाल दो तो 2 मिनट में ही इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब कैटलिस्ट क्या करता है? केवल काइनेटिक पैरामीटर को ही, यहां पर लिखा गया है, एक कैटलिस्ट ओनली अफेक्ट द काइनेटिक पैरामीटर्स। काइनेटिक पैरामीटर्स कैसे? क्या? जैसे रेट कांस्टेंट, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी, केवल इन्हीं पैरामीटर्स को क्या करता है? जो कैटलिस्ट अफेक्ट करता है। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर को कभी भी अफेक्ट नहीं कर पाता है, जैसे डेल्टा जी को नहीं चेंज कर पाता, डेल्टा एच को अफेक्ट नहीं कर पाता, डेल्टा एस नहीं बदल पाता है, डेल्टा यू को भी चेंज नहीं कर पाता है। मतलब ये सारी चीजें क्या रहती हैं? कैटलिस्ट से अनअफेक्टेड ही रहती हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर बात करते हैं। देखो यहां पर क्या कह रहा है, देखो एक बार मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर क्या बोला है भाई? जो कैटलिस्ट है ना, जो आपका कैटलिस्ट है, वो यहां पर क्या कर रहा है? वो यहां पर काइनेटिक पैरामीटर जैसे रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? ये देखो भाई, यहां पर डिपेंड करता है कैटालिसिस किस तरीके की है। यहां पर अगर आपकी मैं रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं या फिर रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, तो आप क्या प्लॉट करते हो? आप एक साइड प्लॉट करते हो एनर्जी, एक साइड क्या प्लॉट करते हो आप यहां प्लॉट करते हो एनर्जी, ठीक है भाई। और यहां आप क्या प्लॉट करते हो? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब इस साइड रिएक्शन प्रोसीड हो रही होगी, यही आप प्लॉट करते हो दोनों साइड। अब अगर मैं बात करूं, आपके पास कुछ इस तरीके की रिएक्शन है, आप यहां से कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट को, ठीक है भाई, कुछ ऐसी कहानी चल रही है। अब एक तो ऐसी है, यहां देखिए कुछ इस तरीके से आप यहां पर चेंज देख रहे हो। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे यहां इसको मैच करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा, ठीक है, ओके चलेगा। जस्ट ए मिनट, मैं इसको मैच करवा देता हूं एक बार, बस फिर हमारी बात बन जाएगी भाई। ये रहा एक तो, ठीक है। दूसरा क्या है भाई? एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वेट ए मिनट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, सही है भाई। अब यहां देखिए,
ये जो पाथ है ना, ये पाथ कैसा है? दिस पाथ ऑफ द रिएक्शन इज विदाउट कैटलिस्ट। इसको क्या कहूंगा? दिस इज पाथ, एक्टिवेशन एनर्जी पाथ, EA फॉर अनकैटलाइज रिएक्शन, फॉर अनकैटलाइज रिएक्शन, अनकैटलाइज रिएक्शन। सही है भाई, बिल्कुल सही है। दूसरा ये क्या है भाई? ये है भाई इन प्रेजेंस ऑफ EA, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहां पर क्या है? प्रेजेंस ऑफ कैटलाइज रिएक्शन, कैटलाइज रिएक्शन। ठीक है भाई, बट यहां पर क्या हुआ है ना, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर आप देखोगे जो EAC है ना, ये बड़ा है किससे? EA अनकैटलाइज रिएक्शन से। जो EA फॉर कैटलाइज रिएक्शन है ये बड़ा है EA फॉर अनकैटलाइज रिएक्शन से। तो ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस को क्या कहा जाता है? सच केसेस आर नोन एज नेगेटिव कैटालिसिस। दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कैटालिसिस। ये किसका एग्जांपल है? नेगेटिव कैटालिसिस का एग्जांपल है। दिस इंप्लाइज रेट जो है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा कैटलिस्ट की प्रेजेंस की वजह से। यहां पर क्या होने वाला है? इस वाले केस में रेट डिक्रीज होगा क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी अब क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। ठीक है, कैटलिस्ट के डालने की वजह से। वहीं पर अगर मैं ग्रीन वाले की बात करूं, यहां पर ये भी क्या है भाई? ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहां पर क्या है भाई? ये कैटलाइज रिएक्शन की ही बात कर रहा है, कैटलाइज रिएक्शन की ही बात कर रहा है। पर यहां पर क्या है? जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज रिएक्शन है वो छोटी है किससे? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज रिएक्शन से। दिस इंप्लाइज यहां पर क्या होगा? रेट जो है वो इंक्रीज होगा क्योंकि अब कम एनर्जी चाहिए क्या करने के लिए? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए केवल इतना ही बैरियर क्या करना है? क्रॉस करना है। पहले इतना ज्यादा बैरियर क्या करना था? क्रॉस करना था। सही है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर आप देखोगे कि भाई यहां पर रेट इंक्रीज होगा तो दिस इंप्लाइज इसे क्या कहा जाता है? हेंस दिस इज नोन एज पॉजिटिव कैटालिसिस। इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव कैटालिसिस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? पॉजिटिव कैटालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। साथ के साथ मैं आपको यहां पर क्या बता सकता हूं? मैं आपको यहां पर बता सकता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूं K is rate constant for uncatalyzed reaction, ठीक है, यहां पर लिखता हूं K is rate constant for uncatalyzed reaction, बल्कि मैं यहां पर लिखता हूं K for catalyzed reaction divided by K for uncatalyzed reaction। ऐसा ही होगा। अब ये क्या होता है? A e की पावर माइनस EA for catalyzed डिवाइड बाई RT। अर्हेनियस इक्वेशन से लिख रहा हूं A e की पावर माइनस EA फॉर अनकैटलाइज रिएक्शन डिवाइड बाय RT। तो इस तरीके से बहुत बार आपसे एग्जाम में इन दोनों के बीच में रिलेशन भी पूछ लेता है और इन दोनों की रेशो भी एग्जाम के अंदर पूछी भी हुई है और फ्यूचर में भी आपसे पूछ सकता है। हालांकि A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका कोई चक्कर ही नहीं है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो केवल वही बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर कैटलिस्ट के डालने से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है जैसा कि यहाँ पर बढ़ रही है, इसको कहा जाता है नेगेटिव कैटालिसिस। और अगर कैटलिस्ट के डालने से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं भाई पॉजिटिव कैटालिसिस, क्योंकि यहाँ पर रेट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। रेट क्या हो जाता है भाई? इंक्रीज हो जाता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। समझ में अगर आ गई हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए भैया, क्योंकि पढ़ा मैंने आपको सब कुछ दिया है। ये दोनों कैटलिस्ट की प्रेजेंस की एक्टिवेशन एनर्जीज हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर बोला था ना, पीछे हम लोग बोल रहे थे कि इक्विलिब्रियम, बल्कि यहाँ पर बोल रहे थे कि काइनेटिक पैरामीटर को अफेक्ट नहीं करता, किसको? काइनेटिक पैरामीटर को अफेक्ट करता है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर को अफेक्ट नहीं करता है। आपने यहाँ पर देखा भी होगा कैटलिस्ट क्या कर रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम ज़्यादा कर रहा है। कैटलिस्ट क्या कर रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम और ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे। जैसा कि हमने कहा कि थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई प्रोसेस जिसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव है, मतलब कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो कैटलिस्ट के डालने से वो स्पॉन्टेनियस नहीं हो जाएगी। मतलब
कैटलिस्ट के डालने से कोई प्रोसेस ऐसा नहीं होगा कि पहले तो नहीं हो रही है और आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो उस टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन के ऊपर प्रोसेस प्रोसीड कर जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इफ रेट इंक्रीजेज, अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट इंक्रीज होता है तो ऐसे केस को, जैसा हमने देखा, ऐसे केस को पॉजिटिव कैटालिसिस कहा जाता है, ऐसे केस को पॉजिटिव कैटालिसिस कहा जाता है। और अगर रेट डिक्रीज होता है तो ऐसे केस को नेगेटिव कैटालिसिस कहा जाता है। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं अभी जस्ट। नेक्स्ट कहता है कैटलिस्ट प्रोवाइड ए न्यू मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है? एक नया मैकेनिज्म, नया मैकेनिज्म का मतलब क्या? एक नई एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ, न्यू एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ प्रोवाइड करता है, जिस वजह से जिस रेट से पहले रिएक्शन हो रही थी, बाद में जो रिएक्शन है वो उस रेट से प्रोसीड नहीं करती है, क्योंकि अब क्या कर दिया है, एक नई एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ जो है वो फॉलो करना होगा, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपको जाना है दिल्ली से मुंबई, ठीक है। अब पहले आप कैसे जाया करते थे? मान लीजिए आप ट्रेन से जाते हैं, मान लीजिए आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको कुछ एक्स अमाउंट लगेगा। वहीं पर अगर आप फ्लाइट से जाते हैं, वहीं पर अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो आपको उससे बहुत कम समय लगेगा, क्या पता 1 घंटे में आप मुंबई पहुंच जाएं। ट्रेन से हो सकता है आप 12 घंटे में पहुंच जाएं, ऐसा हो सकता है। वहीं अगर आप बाय रोड जाने वाले हैं, मतलब आप क्या बदल रहे हो? पाथ बदल रहे हो ना, आप अपना मैकेनिज्म बदल रहे हो ना, ठीक है। अगर वहीं आप बाय रोड जा रहे हो दिल्ली से मुंबई तो मे भी आपको 18-20 घंटे लग जाएं। तो यही क्या करता है, कैटलिस्ट का काम होता है। इन जनरल आप मानकर चलिए ट्रेन का अगर पाथ नॉर्मल है तो रोड वहाँ पर आप समझ सकते हो ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि आपको वहाँ पर कैटलिस्ट या फिर आपका वहाँ पर पाथ इस तरीके का हो गया है कि आपको ज़्यादा समय लग रहा है। अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो आपका समय क्या लग रहा है, कम लग रहा है। फ्लाइट से जाना मतलब पॉजिटिव कैटालिसिस, बाय रोड जाना मतलब नेगेटिव कैटालिसिस, वही यहाँ पर मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्या कहता है, एक कैटलिस्ट नेवर इनिशिएट ए रिएक्शन। एक कैटलिस्ट जो है वो किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता है, जो इनिशिएट हो चुकी है उसके रेट को कम या ज़्यादा ज़रूर कर सकता है, लेकिन किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता है। एक कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट एनर्जी पाथ, ये मैं आपको बता चुका हूँ सारी की सारी कहानी। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल लो, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस। यहाँ पर क्या बात करते हैं, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, एंजाइम कैटलाइज, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस। यहां पर बात करेंगे किसकी, मैकेनिज्म की। यहां पर हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आपके पास यहां पर क्या क्या टर्म होंगे। पहला होगा सबस्ट्रेट, एस को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट कह सकते हो इसको आप, ठीक है। ई को क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम। फ्री एंजाइम, एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। बल्कि ई नोट कह दूंगा इनिशियली, इनिशियली, ठीक है। उसके बाद ई को क्या कहूंगा भाई, ई को कहूंगा फ्री एंजाइम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। टी टाइम के ऊपर मतलब किसी भी टाइम के ऊपर किसकी कंसंट्रेशन है, एंजाइम की फ्री कंसंट्रेशन है। ये इनिशियली कंसंट्रेशन है एंजाइम का। और यहां पर ईएस को क्या कहेंगे भाई, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन। और पी को क्या कहेंगे भैया, पी को हम कहेंगे प्रोडक्ट। पी को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। सही है भाई, ये हमारे पास बेसिक सारी की सारी टर्म है। इन्हीं टर्म्स के ऊपर पूरा का पूरा खेल होने वाला है, तो ये सब बातें आपको पता होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं पता है देन बड़े दिक्कत वाली बात है। अब मैकेनिज्म क्या होगा सर, मैकेनिज्म होगा भाई कुछ इस तरीके से, ये मैकेनिज्म फॉलो होगा भाई, ध्यान से देखना एक बार।
एंजाइम होगा एक, ठीक है, देन आपका एक सबस्ट्रेट होगा, बल्कि इतने की तो क्या ही रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ भाई फालतू में। देखो मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म ये होगा आपका एंजाइम होगा, सबस्ट्रेट होगा, इससे क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा जो बैकवर्ड भी जा सकता है। और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्लस फ्री एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैकेनिज्म आपका रहने वाला है, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म फॉर द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। ये आपका प्रॉपर एक मैकेनिज्म रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर बात करूँगा, ये आपका फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट, और ये आपका यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, ठीक है भाई। अब ये जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअल में ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का एप्लीकेशन है। जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो किसका एप्लीकेशन है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का ही एप्लीकेशन है। अगर आपको एसएस से अच्छे से आता है देन इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अब मैं आपसे पूछूं इसमें इंटरमीडिएट कौन है, बताना जरा, आप सीधा बता दोगे, क्योंकि इंटरमीडिएट कौन होता है, जो रिएक्शन में ही बनता है, रिएक्शन में ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो ईएस है वो आपका क्या है, इंटरमीडिएट है। उसके बाद अगर मुझे रेट लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, भाई सर रेट लिखना है तो आप किस स्टेप में लिखोगे, इक्विलिब्रियम के स्टेप में तो रेट लिखा नहीं जाएगा, जिस स्टेप में प्रोडक्ट बन रहा होगा उसमें ही रेट लिखा जाएगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा, R इज इक्वल टू K2 इंटू ES, R इज इक्वल टू K2 इंटू ES, इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल सही है जी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है कि जो ई नोट है ना, जो ई नोट है एक्चुअल में जो ई नोट है, इनिशियली ई नोट आपके पास फ्री एंजाइम का कंसंट्रेशन था। जब थोड़ा सा समय हो जाएगा तो कुछ ई नोट सबस्ट्रेट से कंबाइन होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईएस में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ ई नोट जो है वो सबस्ट्रेट से कंबाइन होकर ईएस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ ई नोट ई में ही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब इनिशियली जो ई नोट था अब वो अकेला ई नोट नहीं रहा है, किसी भी टाइम टी के ऊपर, किसी भी टाइम टी के ऊपर जो ई नोट है वो किसके बराबर है, कुछ तो एंजाइम फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं ई का कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं, जो क्या बनेगा मेरे पास, ई नोट माइनस ES बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये मेरे को काम आएगा इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है। अब यहां पर क्या करूंगा, अप्लाई SSA ऑन, अप्लाई SSA ऑन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई। अब SSA में मुझे पता है क्या होगा, D ऑफ ES बाई dt ओवरऑल 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो पहले देखो कि किस स्टेप में बना है, K1ES, इस स्टेप में क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। तो क्या लिखूंगा, K1 और यहां पर E और यहां पर क्या लिख दूंगा, S। उल्टे वाले स्टेप में ब्रेक हुआ है, ES K-1 ES, तो यहां पर क्या होगा, -K-1 ES, बिल्कुल सही है। उसके बाद इस स्टेप में भी ब्रेक हो रहा है, तो यहां पर क्या लिखूंगा, -K2 और यहां पर ES। ये पूरी टर्म किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। ये पूरी टर्म किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। हालांकि मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा और बेटर अप्रोच में लिख पाऊंगा, यहां देखिए ऐसा, और यहां पर क्या लिख पाऊंगा, सीधा ओवरऑल DES बाई dt इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ओवरऑल है भाई, दिस इज ओवरऑल DES बाई dt बराबर 0, ठीक है। अब यहां देखो E, अब मुझे ये पता नहीं होगा कि किसी भी टाइम के ऊपर फ्री एंजाइम कितना है, तो मुझे इनिशियल एंजाइम का तो अमाउंट पता है। मान लो मैंने इनिशियल है ना 2 माइक्रोमोल एंजाइम का ले लिया, अब जब कोई टाइम के ऊपर मैं देखूंगा तो वो 2 माइक्रोमोल थोड़ी बचा होगा, कुछ ना कुछ एंजाइम तो सबस्ट्रेट में बदल गया होगा, ऐसा ही होगा। अब मुझे क्या पता कितना सबस्ट्रेट में बदल गया, मुझे क्या पता कितना जो है वो फ्री एंजाइम में पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं ना, तो मैं इस फ्री एंजाइम को, क्योंकि इसकी क्वांटिटी का तो मुझे पता नहीं है, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूं, फ्री एंजाइम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता होती है, क्योंकि मुझे पता ना मैं कितना एंजाइम ले रहा हूं शुरुआत में, तो वो तो मुझे पता होता है। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, इस E की जगह E नोट माइनस ES लिख दूंगा। तो यहां पर इक्वेशन नंबर 3 है। तो यूजिंग 2 in 3, यूजिंग, यहां पर लिखता हूं यूजिंग
2 in 3 क्या आ जाएगा देखो K1 और यहां पर आ जाएगा E0 माइनस ES, यही बनेगा भाई, ध्यान से देख लो भाई, E की जगह क्या रख दिया E0 माइनस ES, बाहर क्या है आपका S है, बाहर क्या है आपका S है, ठीक है, माइनस K-1 ES माइनस K2 और यहां पर ES इज इक्वल टू 0, सही है भाई, क्लियर है। अब देखो यहां से क्या बनेगा K1 E0 S माइनस K1 ES और यहां पर S माइनस K-1 ES माइनस K2 इंटू ES इज इक्वल टू 0। देख लो भाई यहां से क्या, इस सारे को उठा के उधर लेकर चले जाओ, K1 E0 S इज इक्वल टू पूरे में से यहां पर आ जाएगा K1, यहां पर लिखता हूं S और यहां पर प्लस K-1 प्लस K2, अब पूरे के बाहर क्या लिखता हूं S लिख देता हूं, ES सॉरी, पूरे के बाहर क्या लिख देता हूं ES लिख देता हूं भाई, पूरे के बाहर लिख देता हूं मैं ES, सही है भाई। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ES बराबर, यहां से आ जाएगा भाई आपके पास, एक मिनट, तो सुंदर सा नहीं लगा लिखते हुए, अब सही लगेगा, अब सुंदर लग रहा है, मुझे ES निकालना है, तो ES क्या आ जाएगा, ES आ जाएगा, जरा ध्यान से देखना भाई, K1 E0 S डिवाइड बाय, यहां देखो यहां आ जाएगा K1 S प्लस K-1 प्लस K2, यही बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4 यूजिंग 4 in 2 4 in 1, ये रहा भाई, ES की वैल्यू रख दो 4 in 1, 4 को पहले में रख दूंगा, 4 in 1 जब करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा वी गेट R इज इक्वल टू K2 इंटू K1 यहाँ E0 और यहाँ पर S डिवाइड बाय K1S प्लस K-1 प्लस K2 बन जाएगा। देख लो भाई यहाँ पर क्या था K2 इंटू ES था, केवल K2 अटैच हो जाएगा किसके साथ, इसके साथ केवल K2 अटैच हो जाएगा, K2 K1 E0 S और डिवाइड बाय में एज इट इज, ठीक है भाई। अब ऊपर नीचे से K1 कॉमन ले लो भाई, ऊपर नीचे से K1 को कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा R इज इक्वल टू K2 K1 और यहाँ पर E0 और यहाँ पर S डिवाइड बाय, यहाँ से K1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा S प्लस K-1 प्लस K2 डिवाइड बाय K1, यही बन जाएगा भाई। K1 से K1 उड़ा दो, K1 से K1 उड़ा दीजिएगा, उड़ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा R बराबर K2 E0 S डिवाइड बाय, यहाँ पर आ जाएगा S प्लस KM, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाई रेट इक्वेशन फॉर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, इक्वेशन नंबर 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। Km क्या है, Km है आपका माइकल मेंटन कांस्टेंट, दिस इज K-1 प्लस K2 डिवाइड बाय K1, इसे क्या कहते हैं माइकल मेंटन कांस्टेंट कहते हैं, माइकल मेंटन कांस्टेंट, सही है भाई। और ये क्या है माइकल मेंटन इक्वेशन टू डिटरमाइन द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, ये क्या होती है माइकल मेंटन इक्वेशन होती है। देखिए जो माइकल मेंटन कांस्टेंट है ना, इसको याद कैसे रखोगे, देखो ऊपर वो रेट कांस्टेंट लिखे हुए हैं जिसमें जो एंजाइम सबस्ट्रेट है वो ब्रेक हो रहा है। ध्यान से देखो भाई, आप जब मैकेनिज्म को ध्यान से देखोगे ना, तो K-1 वो रेट कांस्टेंट है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो रहा है, K2 भी वो रेट कांस्टेंट है जिसमें क्या हो रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर देखोगे ऊपर वो रेट कांस्टेंट हैं जिनमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो रहा है, नीचे वो रेट कांस्टेंट है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। अब बढ़ता हूं जी मैं आगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कंप्लीट ही जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है एक ये वाला टॉपिक, एंड देन एक अगली क्लास में जो टॉपिक होगा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, वो वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है नाउ R इज इक्वल टू K2
ई नोट एस डिवाइड बाय के एम प्लस एस। ठीक है भाई, जरा ध्यान से देखो, केस नंबर वन, पहला केस क्या बनता है भाई, जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत छोटा हो, किससे, माइकल मेंटन कांस्टेंट से। जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत छोटा हो, किससे, माइकल मेंटन कांस्टेंट से। तो यहाँ पर आर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू के टू ई नोट और यहाँ पर एस। ये क्या आई, ये आई भाई फर्स्ट ऑर्डर, इसको यहाँ पर क्या लिखूंगा, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है सर। केस नंबर 2 की अगर चर्चा करूं तो भाई केस नंबर 2 में क्या होगा, अगर जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन वो बहुत बड़ा हो जाएगा Km से, अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत बड़ा हो जाएगा किससे, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो माइकल मेंटन कांस्टेंट से। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या कहोगे आप, ऐसे केस में आप कहोगे R इज इक्वल टू के टू ई नोट एस डिवाइड बाय एस। सही है, बिल्कुल सही है जी, एस से एस कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा R बराबर के टू इंटू ई नोट। तो ये क्या होगा, ये होगा जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, क्योंकि यहां पर सबस्ट्रेट आया ही नहीं। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मैक्सिमम रेट। इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज आर बराबर आर मैक्स। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं आर बराबर आर मैक्स। मैक्सिमम रेट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो अगर सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ना, तो जितना भी एंजाइम है, अगर सबस्ट्रेट, देखो मैकेनिज्म क्या था आपका, मैकेनिज्म था ई प्लस एस से कहां जा रहे थे, ई एस जा रहे थे। अगर ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट है ना, बहुत ज्यादा है, तो जितना भी एंजाइम है सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई एस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ई एस का बहुत ज्यादा अमाउंट होगा, ई एस से ही तो प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरा स्टेप क्या है, ई एस से कहां जा रहे हो, प्रोडक्ट। तो दूसरे स्टेप में जब ई एस से प्रोडक्ट बन रहा है तो ई एस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है, जिस वजह से रेट भी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। इससे ज्यादा रेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। केस नंबर 3 यहां पर क्या बनता है उसके बारे में विचार कर लेते हैं थोड़ा सा। केस नंबर 3 जरा देखिए, केस नंबर 3, जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन नियर अबाउट बराबर हो माइकल मेंटन कांस्टेंट के, नियर अबाउट बराबर हो। ठीक है, ये क्यों बता रहे हो सर, भाई इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम होता है तो कौन से ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करता है। आंसर लगाओगे जी, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है। कहेगा पेपर वाला जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है तब कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है। आंसर लगा दोगे जी, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, यहां पर क्या कहेंगे, एट मॉडरेट कंसंट्रेशन। ये क्या है भाई, इसे कहते हैं मॉडरेट कंसंट्रेशन, इसे कहते हैं मॉडरेट कंसंट्रेशन। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, मॉडरेट कंसंट्रेशन। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा R बराबर के टू इंटू ई नोट एस डिवाइड बाई एस प्लस एस। तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर के टू इंटू ई नोट डिवाइड बाई यहां पर 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा R मैक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है भाई, तो ऐसी कंडीशन में R क्या होगा, मैक्सिमम का आधा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है भाई, ये है आपकी लो कंसंट्रेशन, केस ऑफ द लो कंसंट्रेशन। बल्कि मुझे लिखना चाहिए था थोड़ा सा इधर, लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और ये क्या है भाई, हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सही है, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, मॉडरेट कंसंट्रेशन। कैसा ग्राफ बनेगा जी, अब तो सिंपल हो गया, कहानी बड़ी सरल हो गई। जैसा सरफेस केमिस्ट्री में लैंगमर का ग्राफ बना करता है वैसा ही ग्राफ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, वैसा ही ग्राफ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, कुछ इस तरीके की कहानी आपको यहाँ बयां होती हुई दिखाई देगी। मैं बताता हूं कुछ ऐसा,
कम कंसंट्रेशन पर फर्स्ट, देन फ्रैक्शनल ऑर्डर, और ऊपर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। देखो कम कंसंट्रेशन पर फर्स्ट जा रहा है, उसके बाद फ्रैक्शनल हो गया, देन क्या हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया। अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ से यहाँ तक जो आप ये ड्रॉ कर रहे हो, इसे क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं आर मैक्स। दिस इज योर आर मैक्स। इसे क्या कहूँगा, मैक्सिमम रेट कहूँगा, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और इसे क्या कहूँगा, दिस इज आर मैक्स बाय 2, दिस इज आर मैक्स बाय 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा आर मैक्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। और इस पॉइंट पर क्या होगा, जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है नियर अबाउट माइकल मेंटन कांस्टेंट के बराबर होगा, और इससे कम आओगे तो फर्स्ट ऑर्डर ही आपको देखने को मिलेगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बता दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दो, और कमेंट कर देना अगर आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, बेसिकली एंजाइम कैटलिस्ट का जो जो बेस होता है, जो जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दी हैं। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, देखो अब हमारे पास दो तरह के ग्राफ आते हैं, एक आता है लाइन वीवर बर्क प्लॉट, दूसरा आता है एडी हॉफस्टे प्लॉट। ये दोनों ग्राफ आपको आ जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। देखो भाई पहला यहाँ पर देखिए, लाइन वीवर बर्क प्लॉट, लाइन वीवर बर्क प्लॉट। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं भाई, रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, अनगिनत बार यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, हर एग्जाम में आ चुका है। ये क्या है, ये सिंपल 1/r वर्सेस 1/s का ग्राफ है, 1 डिवाइड बाय रेट एंड 1 डिवाइड बाय सबस्ट्रेट का ग्राफ है, ठीक है। देखो बच्चों हम क्या लिख रहे थे, हम लिख रहे थे R बराबर K2E0, सही है, और यहाँ पर S डिवाइड बाय Km प्लस S। और कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं भाई, जो K2E0 है वो क्या है, हम ये भी जानते हैं K2E0 आपका क्या है भाई, यही तो आपका मैक्सिमम रेट है, यही तो आपका क्या है, मैक्सिमम रेट है। बोलो हाँ या ना, यही तो है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं R बराबर R मैक्स इंटू S डिवाइड बाय Km प्लस S। देखो कितनी आसान हो गई कहानी, कहानी कितनी आसान हो गई है, कहानी कितनी आसान हो गई है। अब मुझे इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है कि भाई y एक्सिस पर तो 1/r आ जाए और x पर क्या आ जाए, 1/s आ जाए, स्लोप इंटरसेप्ट पता लग जाएंगे, बाकी सब जाए भाड़ में। यही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा इसको। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/r इज इक्वल टू Km प्लस S डिवाइड बाय R मैक्स इंटू S। लो भाई 1/r इज इक्वल टू यहाँ पर Km अपॉन R मैक्स इंटू 1/s प्लस 1/r मैक्स। ये बन जाएगा भाई आपके पास। और यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पर दिखाई देगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, स्लोप बिल्कुल पॉजिटिव है, आपका इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। तो कैसा ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा, आप ग्राफ बनाओगे कुछ इस तरीके से, ये रहा भाई, कुछ ऐसा ग्राफ आपको बनता हुआ यहां पर दिखाई देगा। यही बना देता हूं भाई, ये रहा, ठीक है। यहां पर क्या लिखूंगा 1/r और यहां पर क्या लिखूंगा 1/s, ठीक है। तो ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा भाई, कुछ ऐसा, सही है। तो यहां पर स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा Km डिवाइड बाय R मैक्स। स्लोप क्या बनेगा भाई, ये रहा Km डिवाइड बाय R मैक्स, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या होगा, ये रहा आपका इंटरसेप्ट, इसे क्या कहूंगा मैं, इसे कहूंगा 1/r मैक्स। क्लियर है। अब जरा और देख लो भाई, यहां पर लगे हाथ, यहां देखो। अब ये कौन है, ये आपका y इंटरसेप्ट है, ये आपका क्या है, y इंटरसेप्ट है। अब पेपर में बहुत बार आपसे पता क्या पूछ लेता है, पेपर में बहुत बार आपसे पूछ लेता है कि भाई x इंटरसेप्ट बताइए क्या होगा, x इंटरसेप्ट भी पूछ लेता है भाई। अब x इंटरसेप्ट पूछेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके पैर पकड़ के इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा यहां तक। मतलब ये यहां पर कहां इस एक्सिस पर मैच करेगा, ये मुझे यहां से फाइंड आउट करना है।
बिल्कुल सही है भाई, कर देंगे फाइंड आउट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमारा तो काम ही है तहकीकात करना, फाइंड आउट करना। देखो भाई यहाँ पर अब हम फाइंड आउट करते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ध्यान रहे जब मैं वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूं वाई की, तो यहां पर एक्स 0 है भाई, ठीक है। और मेरे दोस्त जब मैं एक्स इंटरसेप्ट की बात करूंगा तो एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, 0 होता है भाई, ठीक है। तो यहां पर बात करता हूं एक्स इंटरसेप्ट की, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एट एक्स इंटरसेप्ट, एट एक्स इंटरसेप्ट, या फिर कहूं एट एक्स एक्सिस, y शुड बी 0, y शुड बी 0। पर y क्या है, 1/r। हेयर y इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में होना चाहिए 0। तो यहां पर क्या देखूंगा, यहां पर क्या देखूंगा, यहां पर मुझे 1/r को 0 कर देना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, दिस इंप्लाइज, यहां पर आप देखोगे दिस इंप्लाइज, यहां देखोगे 1/r इज इक्वल टू km डिवाइड बाई आर मैक्स इंटू 1/s प्लस ये आ जाएगा 1/r मैक्स, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया इसको क्या करना है, 0, तभी तो मैं x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल पाऊंगा। x इंटरसेप्ट कौन है, 1/s, मतलब मुझे x एक्सिस पर 0 से इधर 1/s की वैल्यू निकालनी है। निकल जाएगी भाई, लो हो गई कहानी खत्म, इसकी तो खेल खत्म हो गया ओवर बस। तो मुझे 1/s निकालना है बेसिकली, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा, ये बचेगा भाई हमारे पास km डिवाइड बाई आर मैक्स इंटू 1/s प्लस 1/r मैक्स इज इक्वल टू 0। 1/r मैक्स को मना के 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, km डिवाइड बाई s इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू -1, तो 1/s इज इक्वल टू -1/km आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1/km आ गई है भाई। वैल्यू विल बी इक्वल टू -1/km। यही क्या है आपका, यही आपका x इंटरसेप्ट है, यही आपका क्या है भाई, x इंटरसेप्ट है। दिस इज नोन एज योर x इंटरसेप्ट, ठीक है भाई। दिस इंप्लाइज 1/s बराबर -1/km। सही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है तो बता दीजिएगा। ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा -1 डिवाइड बाय km, -1 डिवाइड बाय km बन जाएगा, -1/km बन जाएगा भाई, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसे क्या कहते हैं, ये आपका पूरा का पूरा लाइन वीवर बर्क प्लॉट है। क्वेश्चन कैसे आएगा, स्लोप दे देगा, इंटरसेप्ट दे देगा, मतलब 1/r मैक्स दे देगा, और यहां पर आपको क्या दे देगा, देन आपसे क्या पूछ लेगा, km पूछ लेगा, km की वैल्यू पूछ लेगा। तो 1/r मैक्स तो यहां से निकाल लोगे, यहां पर पुट कर दोगे, माइकल मेंटन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, माइकल मेंटन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए भाई अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं। मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, अगर क्लियर हो गई हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट एडी हॉफस्टे प्लॉट, एडी हॉफस्टे प्लॉट। ये क्या होता है, R वर्सेस R डिवाइड बाय S, R वर्सेस R डिवाइड बाय S होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से बड़ा आसान है, इक्वेशन हमारे पास है ही, हमारे पास क्या है, R बराबर R मैक्स इंटू S डिवाइड बाय km प्लस S। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि x एक्सिस पर क्या रहे आपका R/s और y पर क्या रहे आपका R रहे। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है भाई। देखो मुझे पता क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर ये बनेगा R इंटू km प्लस R इंटू एस इज इक्वल टू R मैक्स इंटू एस बन जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लो भाई, S को इधर ले जाओ, तो यहां पर क्या बन जाएगा, R इंटू km डिवाइड बाय S प्लस यहां पर R इंटू एस डिवाइड बाय S इज इक्वल टू R मैक्स आ जाएगा भाई, ठीक है।
बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर एस से एस कैंसिल, तो आर इंटू के एम डिवाइड बाई एस, और यहाँ पर आ जाएगा, बल्कि मैं इसको लिख सकता हूँ आर बाई एस इंटू के एम, सही है। और यहाँ पर क्या, प्लस आर इज इक्वल टू आर मैक्स। मेरे ख्याल से कहानी क्लियर हो गई है। अब यहाँ से क्या करूँगा भाई, यहाँ से सीधा सीधा आपको मैं बता दूंगा, ये बन जाएगा आर बराबर आर मैक्स माइनस ये बन जाएगा के एम इंटू आर डिवाइड बाई एस। लो भाई, इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है, रायता फैला दिया है, अब समेटना है। ये रहा m इंटू एक्स प्लस सी। m क्या आ गया आपके पास, m आता आपके पास माइनस के एम। c क्या आ रहा है आपके पास, r मैक्स आ रहा है भाई। बाकी सारी कहानी आपको पता है। नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट। आई थिंक कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। इसकी भी आसान कहानी है, इसकी भी आसानी से कहानी समाप्त हो जाएगी। लो भाई, आर वर्सेस आर डिवाइड बाय एस हो गया है। और कैसा ग्राफ बनेगा भाई, कुछ ऐसा ग्राफ आपको बनता हुआ दिखाई देगा। स्लोप क्या लिखूंगा, स्लोप लिखूंगा यहाँ पर माइनस के एम। इंटरसेप्ट क्या लिखूंगा, ये रहा भैया इंटरसेप्ट, ये क्या है आपका आर मैक्स है। वैसे भी दिखाई दे रहा है, ये क्या है मैक्सिमम रेट है। इसको क्या कहूंगा मैं, आर मैक्स कह दूंगा, ठीक है। अब ये तो ये तो हमने क्या निकाला, वाई इंटरसेप्ट निकाला है, ठीक है। अब क्या पता आपसे एक्स इंटरसेप्ट पूछ ले, वो कैसे निकालेंगे, वो निकाल देंगे भाई ऐसे, ये रहा भाई, इस तरीके से निकाल देंगे हम, बस जस्ट वेट करिए, ये रहा, ठीक है। अब ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये रहा सेम तरीका भाई, सेम तरीका। ये क्या है आपका एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या है भाई, ये मुझे क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट है क्या चीज, जब r इज इक्वल टू 0, r बाई एस इज इक्वल टू इफ r इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। r के 0 होने पर r बाई एस की क्या वैल्यू है, ये होता है x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो निकाल देते हैं भाई, इसको भी फाइंड आउट कर देते हैं भाई, कोई चक्कर नहीं है। यहां देखिए भाई, हमारे पास इक्वेशन है, ये रही हमारे पास क्या है, सॉरी ये रही लास्ट में इक्वेशन, r इज इक्वल टू आर मैक्स माइनस के एम और r बाई एस। इसको क्या करना है, इसको 0 कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, 0 बराबर आर मैक्स माइनस के एम इंटू आर बाई एस। इसको लेकर चला जाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा के एम इंटू आर बाई एस इज इक्वल टू आर मैक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल दूंगा भाई, यहाँ से निकाल दूंगा, आ गया आंसर, ये रहा, देख लो, आर बाई एस बराबर एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू आर बाई एस इज इक्वल टू आर मैक्स बाय आर मैक्स डिवाइड बाय के एम हो जाएगा भाई। यही क्या आ जाएगा, आर मैक्स डिवाइड बाय के एम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे आर मैक्स डिवाइड बाय के एम। ये क्या आ जाएगा भाई आपके पास, ये आ जाएगा आर मैक्स डिवाइड बाय के एम, वैल्यू ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट, वैल्यू ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट। तो इस तरीके से आप एडी होफ्स्टे प्लॉट भी ड्रॉ कर सकते हो। पेपर में कभी कभी तो आपको दे देता है लाइन व्यूवर बर्ग प्लॉट का नाम दे देगा, कभी सीधा लिख देगा 1 बाय आर वर्सेस 1 बाय एस, कभी लिख देगा आर वर्सेस आर बाय एस। तो आपको जस्ट इस इक्वेशन को क्या करना है, इधर उधर कन्वर्ट करना है। बाकी सारी कहानी आपके सामने होती है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ आपके सामने होता है, सब कुछ। बाकी जस्ट आपको कन्वर्जन करना होता है। कभी क्रॉस मल्टीप्लाई से इक्वेशन सेट हो जाती है, कभी बिना क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सेट हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एडी होफ्स्टे प्लॉट भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, उसका स्लोप देख सकते हैं, उसका इंटरसेप्ट भी देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दो भाई। चलिए भाई आगे बढ़ता हूँ।
अब बात करते हैं दो छोटी छोटी बेसिक टर्म है। पहला तो है टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी। कभी कभी आपसे है ना लाइन वीवर वर्क प्लॉट दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा, टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। और कभी कभी आपसे क्या पूछ लेगा, टर्न ओवर नंबर पूछ लेगा। तो बात कर रहा हूं टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी या फिर क्या कहूं, और टर्न ओवर नंबर, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। इसको कहते हैं TON या फिर टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी, टर्न ओवर नंबर या फिर टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दोनों में से कुछ भी नाम दे देगा, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ये क्या होता है, ये होता है कि भाई एक जो एंजाइम का मॉलिक्यूल है वो कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। बेसिकली एंजाइम की एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के काम आता है। एंजाइम की किसके काम आता है, एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के काम आता है। यहां पर लिखता हूं TOF और TON is defined as number of सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखना भाई, सबस्ट्रेट कितने प्रोडक्ट बने वो नहीं, कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर एंजाइम मॉलिक्यूल पर सेकेंड। ठीक है भाई, इसको क्या कहा जाता है, टर्न ओवर नंबर या फिर टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैम में सीधा सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और CSR नेट में भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इट इज इन R बराबर, यहां पर क्या लिख रहा हूं, R बराबर K2E0 S डिवाइड बाय Km प्लस S। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन लिखी गई है, इस इक्वेशन में पता है TON क्या है। इन दिस इक्वेशन टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू K2। यहाँ पर K2 ही क्या होता है, आपकी टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पर K2 ही क्या होता है, आपकी टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी होता है। ध्यान रखना ये बात भाई, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले में है वो क्या है, आपका K2 है भाई, वो क्या है, आपका K2 है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ TOF या फिर TON बराबर, यहां पर क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। सही है, और उसके बाद क्या, डिवाइड बाय, यहां पर लिख दूंगा नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल और इनटू आ जाएगा टाइम, नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इनटू टाइम आ जाएगा भाई। ठीक है, यहां पर आपको शायद डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। बहुत बार अगर ऊपर नंबर दिया है तो नंबर आ जाएगा और यहां अमाउंट दिया है तो नीचे भी फिर अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है। मैं आपको एक बार और यहां पर इसको कॉपी करके लिख देता हूं, मे बी आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ बाद में। तो यहां पर बहुत बार क्या लिख देता है ना, अमाउंट भी लिख देता है भाई। यहां पर बहुत बार क्या लिख देता है वो, यहां पर बहुत बार अमाउंट भी लिख देता है। नंबर की जगह क्या लिख देता है, अमाउंट लिख देता है। नंबर की जगह क्या लिख देता है, वो अमाउंट लिख देता है, अमाउंट। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम है। अमाउंट आएगा तो ऊपर भी अमाउंट आएगा, नीचे भी अमाउंट आएगा, और ये भी क्या है, आपका टर्न ओवर नंबर ही है। आई होप आपको कहानी समझ में आ रही होगी, चीजें क्लियर भी हो रही होंगी। ये भी टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी है, ये भी टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी है। और जब इस एक्सप्रेशन में बात करूंगा या फिर जब हम मैकेनिज्म करते हैं एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का, वहां पर जो K2 है ना, K2 क्या बताता है आपको, टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। जो भी K2 की वैल्यू होती है वही क्या होती है, टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी होती है। वही क्या होती है, टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी होती है। एक और नाम दिया जाता है इसको, कैटालिटिक कांस्टेंट का भी नाम दिया जाता है। मैं लिख देता हूं यहां पर इसको और कैटालिटिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। कैटालिटिक कांस्टेंट
कैटालिटिक कांस्टेंट, कुछ किताबों में ये नाम भी इसका देखा गया है। कैटालिटिक कांस्टेंट भी इसको कुछ बुक्स के अंदर नाम दिया गया है। सारे ही नामों से इसको सम्मानित किया जाता है, इसको सुशोभित किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, K2 कहते हैं भाई। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन कैसे आएगा सर? क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, आपको क्या दे देगा, स्लोप दे देगा, इंटरसेप्ट दे देगा, ठीक है, स्लोप दे देगा, इंटरसेप्ट दे देगा, आपसे कैटालिटिक कांस्टेंट पूछ लेगा या फिर टर्नओवर नंबर पूछ लेगा। तो भाई Km बाय आर मैक्स क्या होता है, K2 इंटू ई नोट, तो Km दे देगा, आर मैक्स दे देगा, और आपको क्या पूछ लेगा, K2 की वैल्यू पूछ लेगा, निकाल लोगे, क्योंकि इनिशियल एंजाइम कंसंट्रेशन भी दे देता है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक लास्ट टर्मिनोलॉजी बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं भाई क्या, कैटालिटिक एफिशिएंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटालिटिक एफिशिएंसी बोलते हैं, कैटालिटिक एफिशिएंसी, कैटालिटिक एफिशिएंसी, ठीक है, ईटा कहते हैं, ईटा, कैटालिटिक एफिशिएंसी। ईटा क्या होता है, बेसिकली अगर मैं बात करूं, ईटा बराबर दिस इज द रेशियो ऑफ K2 डिवाइड बाय Km। बेसिकली आपसे बहुत बार ये भी पूछ लेता है, हालांकि आज तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, K2 बाय Km को ही क्या कहा जाता है, कैटालिटिक एफिशिएंसी कहा जाता है। बस ये कहानी थी पूरी की पूरी किसकी, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की। यहाँ पर एक और चीज़ आप ऐड कर लीजिएगा, बहुत बार आपको कन्फ्यूजन होगा मेरे दोस्त। कन्फ्यूजन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, ये तो कहानी खत्म हो गई, एक और एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना भाई, देखो ज़रा ध्यान से। पहली बात तो यहाँ पर आप एक बार नोट करके लिख लेना, या फिर इसको कहीं ना कहीं कॉपी में डब्बा बना लो। देखो जब आप लिख रहे हो ना R बराबर K2, और यहाँ पर आप लिख रहे हो E नोट, यहाँ पर S, और यहाँ पर Km, और यहाँ पर S, आप क्या कह रहे हो, Km क्या है, Km आपका माइकल मेंटन कांस्टेंट है, ठीक है, Km क्या है आपका, माइकल मेंटन कांस्टेंट है। सही है, बिल्कुल सही है सर, यहां तक तो ये तो आपने बता दिया है। मैं यहां पर एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, ये तो मैं बता चुका हूं, इसकी तो सारी कहानी गा दी है मैंने, यही गाना गा रहा हूं पिछले 1-1.25 घंटे से, है ना। लेकिन जब मैं तुमसे पूछूंगा भाई तू ये बता दे इस माइकल मेंटन कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, क्या डायमेंशन होगी इस माइकल मेंटन कांस्टेंट की, वीडियो को रोक के कमेंट करके बता दो एक बार। और यहां पर जब आप पाओगे ना, आप कहोगे सर कांस्टेंट है ना तो डायमेंशनलेस होगा, ऐसा एक दिमाग में थॉट जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जो यहां पर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है ये माइकल मेंटन कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन ही जुड़ती है मेरे भाई। कंसंट्रेशन में कौन जुड़ेगा रे, कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन ही जुड़ेगी भाई। और जब मुझे पता है कि कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन ही जुड़ेगी, तो यहां पर क्या लिखूंगा, Km हैज, इट हैज डायमेंशंस ऑफ कंसंट्रेशन, डायमेंशंस ऑफ कंसंट्रेशन। इसकी डायमेंशन क्या होती हैं, कंसंट्रेशन की ही डायमेंशंस होती हैं। और Km क्या हुआ करता है रे, ओए Km क्या होता है, K-1 प्लस K2 डिवाइड बाय K1। ऊपर वो रेट कांस्टेंट हैं जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट बना है, नीचे वो रेट कांस्टेंट है जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट ब्रेक हुआ है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ रेट कांस्टेंट in which एंजाइम सबस्ट्रेट डिकम्पोज, यहां पर क्या लिखूंगा, एंजाइम सबस्ट्रेट डिकम्पोज डिवाइड बाय समेशन ऑफ रेट कांस्टेंट इन विच एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्म्ड। ये हमने पढ़ लिया है और ये आपके कहीं ना कहीं काम भी आ जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।